तो बड़ी बात ये कि मोदी सरकार को लेकर लोगों में संयम बदस्तूर बना हुआ है, मोदी में विश्वास बना हुआ है, मगर थोड़ा और आप कुरे दिए तो हकीकत सामने उभर कर आती है। चलिए, इस वक्त जो बड़ी बात है इसमें कि अगर इस वक्त लोकसभा चुनाव होते हैं तो एनडीए की बढ़त बदस्तूर बनी हुई है। 335 सीटों के साथ यूपीए 65 सीट, लेफ्ट 12 और अन्य की बात करें तो 131 सीट। ढाई महीने कम वक्त होता है, मगर जो इस सर्वे किया गया है इसमें तस्वीर सामने उभर कर आई और आप देख सकते हैं वोट प्रतिशत एनडीए 41%, यूपीए 25%, लेफ्ट 3%, अन्य 31%। और ये आंकड़ा है वो हमने जो सैंपल सर्वे है उस हिसाब से। और अब जो एक और बड़ी बात जो भर कर आई है हमारे सर्वे से कि बिहार में इस वक्त अभी चुनाव हुए तो बीजेपी गठबंधन को में विश्वास 60% लोगों का है और कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू उम्मीद की जा रहा था कि एक तुरुप का पत्ता होगा, एक ब्रह्मास्त्र होगा, वो सिर्फ 35% है। और अगर आप इस पूरे आंकड़े पर निगाह डालें तो एक तरह से ये कंपटीशन, ये प्रतिस्पर्धा बाइपोलर, दो ध्रुवीय हो गई है। और सर्वे की क्या बड़ी बातें हैं हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहेंगे। अगर अभी लोकसभा चुनाव होते हैं तो मोदी को फिर मिलेगा बहुमत। मोदी सरकार के अब तक कामकाज से ज्यादातर लोग खुश हैं। इसके अलावा 6 दिन आने पर लोगों की मिली-जुली राय है। चमत्कारी नारा था, जाहिर सी बात है लोग चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे। इसके अलावा ज्यादातर लोगों की राय महंगाई कम नहीं हुई है। बिहार में अभी चुनाव हुए तो बीजेपी की बनेगी सरकार। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक जो चीज उभर कर आ रही है मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि मोदी में लोगों का विश्वास है। ऐसा नहीं लग रहा है विजय कि मोदी का करिश्मा तो है मगर सरकार और पार्टी वो कहीं ना कहीं पीछे होती जा रही है और ये बीजेपी के लिए भविष्य में चिंता का सबब बन सकती है। देखिए, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि क्या आगे की क्या स्थितियां रूप लेती हैं, लेकिन कुल मिलाकर दो चीज़ें साफ है सर्वे से कि करिश्मा भी बरकरार है, लोग ज़्यादा वक्त देने को भी तैयार हैं, लोग अपनी जो सपनों की भ्रूण हत्या होती नहीं देख रहे हैं। लेकिन फिर हम बात करेंगे जो परसेप्शन वाली बात है जिसमें महंगाई का एक बड़ा सवाल है, वो उसको लेकर सरकार को मुझे लगता है और मोदी को खास तौर से चिंतित होना पड़ेगा। जी अभी सर मैं शहनवाज हुसैन साहब से पूछना चाहता हूँ, जो एक मोदी जी के लिए बड़ा विश्वास है देश में, बहुत उम्मीदें हैं, उनका इकबाल बुलंद है, लेकिन एक आज राष्ट्रपति जी ने भी जिसका जिक्र किया कि सांप्रदायिकता का जो जहर जो है वो सामने आ रहा है। दूसरी बात व्यवस्था की है कि व्यवस्था में ज़्यादा बदलाव नहीं नजर आता। तो ये दोनों चीज़ें जो है इसको शहनवाज हुसैन साहब कैसे देखते हैं? क्या ये हमला बीजेपी पे तो नहीं था या उस सोच पे? नहीं, बीजेपी तो सरकार में है और मोदी जी ने अपने भाषण में राष्ट्रीय परिषद की जो तकरीर हुई थी उसमें उन्होंने क्या कहा? उसमें उन्होंने कहा कि हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है और विकास में बाधक है हिंसा। उन्होंने इसकी पूरी मजम्मत की थी। तो जो बात उन्होंने नेशनल काउंसिल की मीटिंग में कही थी वही बात आज राष्ट्रपति जी ने कही। शुरू से वो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। ये नारा तो देश में और यहाँ तक कि दुनिया के लोगों को पसंद आ रहा है, लेकिन विपक्ष के लोगों को और कांग्रेस के लोगों को खास तौर पे ये समझ में नहीं आ रहा है। मोदी जी के चश्मे में अलग अलग हिंदू और मुसलमान और सिख ईसाई नहीं दिखते हैं। उन्होंने पहली बार कहा था हमारे लिए एक ग्रंथ भारत का संविधान, चलिए, और 121 करोड़ जनता, वो सबको बराबर निगाह से देख रहे हैं। चलिए, अनीस अहमद हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस के। अनीस अहमद साहब, आज जो राष्ट्रपति का संबोधन था समाज में आपके हिसाब से निशाने पर कौन था? जब उन्होंने सांप्रदायिकता की बात की, उत्तेजना फैलाने वालों की बात की, हमला किस पर था आपके हिसाब से? क्योंकि शहनवाज हुसैन के हिसाब से वो हमला एक तरह से कांग्रेस की सोच वाली राजनीति पर था। बिल्कुल नहीं, इस कांग्रेस की सोच पर नहीं था, बल्कि जो लोग इस हिंदुस्तान के अंदर में और खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर में जो दंगे लगाने का काम कर रहे हैं, दंगे फैलाने का काम कर रहे हैं, उस सोच के विरोध था। उस विरोध में था जो हिंदू और मुसलमान को बांटकर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। उस सोच के विरोध में वो राष्ट्रपति का भाषण आज हुआ और मुझे लगता है कि राष्ट्रपति यही कहना चाहते हैं। वो सोच की नुमाइंदगी कौन कर रहा है? हिंदू और आप नाम लेने से क्यों डर रहे हैं अनीस अहमद साहब? कौन सी सोच, किसकी सोच? भारतीय जनता पार्टी आज इस देश में राज कर रही है। उन्होंने कहा था कि हम अच्छे दिन आएंगे, तो क्या हम आपस में भाइयों को, जो हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए हिंदू और मुसलमान मिलकर इस हिंदुस्तान को आजादी दिलाए, आज उसी
आजादी अशोक वानखेड़े का के सवाल है। अवसर पर ये हिंदू और मुसलमान को शाहनवाज बांटने जी, की सवाल बात कर आपसे रहे हैं। है। प्रधानमंत्री एक बात करते हैं, सांप्रदायिकता की बात नहीं होनी चाहिए, वो सब अपनी जगह पे है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और बाकी जो लोग हैं वो किस लैंग्वेज में बात करते हैं? बिहार के चुनाव में यदि आप ही के पार्टी के कुछ नेता ज़्यादा सांप्रदायिक और हिंदूवादी बातें नहीं करते तो शायद आज आप लोकसभा में होते, ये आप भी जानते हैं। उसका क्या? संक्षिप्त में शहनवाज जी। ये बात सच है। आज बीजेपी वालों ने शाहनवाज हुसैन को हराया है। में ही बोलते हैं साहब। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी पर ये इल्ज़ाम रहता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता या भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो या भारतीय जनता पार्टी को जानने वाले या मैं भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरी पार्टी न सांप्रदायिक थी, न है, न होगी, हमें कभी ऐसा फील नहीं होता है। लेकिन कुछ भी होगा, उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव है, सरकार में है समाजवादी पार्टी, और इल्जाम लग जाएगा भारतीय जनता पार्टी पर। प्रेम शुक्ला, वहाँ सवाल आज ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक सोच से चलती है। प्रेम शुक्ला, हमने कहा सर्वधर्म आप क्या कहेंगे? आज जो प्रणब मुखर्जी का संबोधन गढ़ा था, हमने, जिस पर आज ये सबका बहस हो साथ रही है सबका यहाँ पर, विकास, तो हम अलग अलग चश्मे से नहीं देखते। नरेंद्र मोदी के चश्मे में अलग अलग हिंदू मुसलमान नहीं दिखते हैं। क्या वो प्रेम शुक्ला, ये चश्मा अलग क्यों है? बीजेपी और शिवसेना जिस चश्मे से चीजों को देखती है वो अलग क्यों है? प्रेम शुक्ला, चलिए, प्रेम शुक्ला साहब तक आवाज नहीं जा पा रही है। प्रदीप जैन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग कितनी भी हो, लेकिन पूरा देश इस बात को जानता है, जैसे ही मोदी सत्ता में आए देश में सांप्रदायिकता बढ़ी। भारत भारतीयता को छोड़कर हिंदू हिंदुस्तान की बात हुई। आज जितने भी इनके नेता हैं, आज भी अगर आप देखें आरएसएस के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के सांसद काली टोपी लगाकर गए और वहां उन्हें निर्देश दिया गया। इनका चरित्र जो है वो सबके सामने है, दोहरे चरित्र से राजनीति करते हैं। ये देश अगर हिंदुओं ने आजादी दिलाई है कि आप तो जो बात कह मुसलमानों रहे ने हैं, भी अपना लहू क्या बहाया जनता है। भी उससे मुतमईन है? क्या जनता भी आपकी सोच से विश्वास करती है? क्या आपको नहीं लग रहा कि सेक्युलरिज्म का जो आपका फलसफा है वो उससे लोग आप केवल देखो, जनता की मार्केट नहीं, आप एक परिणाम से कांग्रेस को भी 10 करोड़ 65 लाख वोट मिले। आप बात समझिए, एक इशू को जो कोई भी नहीं एड्रेस कर रहा है कि वामपंथी सोच की जो वाइड स्प्रेड रिजेक्शन हुई है, वो रिजेक्शन अभी भी बरकरार है। और आपकी जो नई सर्वे जो दिखा रही है बिहार के लिए, या अगर आज चुनाव हो तो किस किस्म के रिजल्ट्स आएंगे, तो क्या जो वामपंथी धारा में विश्वास रखते हैं, मोहम्मद सलीम जी हैं, हमारे सपा के नेता हैं, इनको क्या इस बात से चिंता नहीं है कि भाई जनता वामपंथी सोच को क्यों नकार रही है? चलिए, सिलसिलेवार तरीके से पहले मोहम्मद सलीम साहब, आप इसका जवाब आपसे लेना चाहेंगे। क्या वो सोच अब धराशायी हो रही है? शुरू से ही वामपंथी सोच इस देश के राजनीति के मध्य में नहीं थे, लेकिन लेफ्ट ऑफ द सेंटर पॉलिटिक्स, जैसे आपने कहा, तो कांग्रेस का इसमें एक बड़ा रोल था। जब कांग्रेस का वो धरोहर छोड़ करके कांग्रेस वो दक्षिणपंथी राजनीति करना शुरू कर दिए, चाहे वो सांप्रदायिकता के सवाल पर हो, जो हमने वो राम जन्मभूमि के मामले में देखा, चाहे अर्थनीति के सवाल पर हो, लिबरलाइजेशन के दौर पर देखा, वैश्वीकरण के समय पर, तो बेशक वामपंथी आज कमजोर हुए, क्योंकि एक वैचारिक जो संघर्ष चल रहा है, इसमें जो ब्रांडिंग का जो मामला आया, व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, वर्ग विशेष के बजाय, तो उसमें वामपंथी थोड़ा अलग सड़क पर गए और वैश्वीकरण और निजीकरण के विरोध में, उदारीकरण के विरोध में किनारे में हो गए। और मेन जो ऑपोजिशन पार्टी, प्लीज, बीजेपी और कांग्रेस इकट्ठे हो गए वामपंथी सोच के खत्म। सलीम साहब सुन लीजिए, सलीम साहब सुनिए सवाल, यही तो प्रॉब्लम आपकी है। बोलने नहीं देते। अब मीडिया में भी आप देखिएगा, सोच के खात्मे के लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? बात करते हैं, आप लोगों ने वैचारिक मामला आता है, नई पीढ़ियों को, नए आने वाले लोगों को मार्क्सवाद के बारे में कितना बताया है?
डायलेक्ट्रिक मटेरियलिज्म शब्द आपके नेताओं के मुंह से नहीं निकलता। और आपके नेता लोग जो डेमोक्रेसी विद इन द डेमोक्रेसी है उसमें तानाशाही चलाते हैं, चाहे केरल हो चाहे बंगाल हो। जिस तरह से बेइज्जत किया था इन लोगों ने सोमनाथ दा को, आपके नए आकाओं ने, इनको मालूम ही नहीं कहीं। ये जब इस देश में जब से कम्युनिस्ट पार्टी बनी तब से आप जैसे आपके पूर्वजों ने ये प्रचार करते गए हैं और आज मीडिया के इतना बोलबाला है। हम आपके पूर्वजों को नहीं ब्लेम कर रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए में, तो उसमें ये रोजाना ये बात आप होते हैं। प्लीज अभी आपके मीडिया में बात करेंगे, हम वापस सर्वे पे आएंगे, नहीं सवाल क्या था मैं अशोक वाजपेयी से पूछना चाहूंगा। जो सज्जन चाह आप इतना कहना चाहूंगा तो आपका मीडिया का रोल यही रहेगा कि वामपंथी हमला करो। ये जो एक चीज हुआ है ना कि लेफ्ट ऑफ सेंटर केवल सेक्युलरिज्म के बारे में आप बोलने नहीं देते हैं, लेफ्ट ऑफ सेंटर इकोनॉमी के बारे में है, सोसाइटी के बारे में है। It's about the entire idea of a country is rooted in it. अशोक वाजपेयी, आपसे भी जानना चाहेंगे यहां पर, क्या आपको लग रहा है इस सोच को एक बहुत बड़ा धक्का मिल रहा है जिसकी वजह से संभवतः प्रधानमंत्री मोदी को या मोदी सरकार को चुनौती नहीं मिल पा रही है विपक्ष से? देखिए, एक बात जहां तक है, वामपंथी सोच का निश्चित रूप से इस देश में कहीं न कहीं मार्जिनलाइज हुई है, लेकिन जहां सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने की बात या धर्मनिरपेक्षता बात, हमारे देश का आईन धर्मनिरपेक्ष है और धर्मनिरपेक्षता ही इस देश की राजनीति का आधार रहेगी। भले ही तात्कालिक प्रभाव से उसको कहीं पर उसे नजरअंदाज किया गया हो या उसे कमजोर समझा जा रहा हो, लेकिन इस देश को चलाने के लिए जो महात्मा गांधी का, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का रास्ता था, वही श्रेयस्कर है, वही हितकर है। उसी रास्ते पर चलकर ये देश आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ सकता है। चलिए, तात्कालिक रूप से निश्चित रूप से सांप्रदायिक शक्ति अपने को ताकतवर समझ रही हूँ, मगर सच ये भी है, ये देश सच ये भी है कि सोच बदलती है, विचारधारा बदलती है, देश जिस तरह से सोचता है वो बदलती है। तो एबीपी न्यूज पर आप लगातार देख रहे हैं देश का मूड, और इस मूड से साफ उभर कर आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी में लोगों का विश्वास है, मगर अभी भी महंगाई एक बहुत बड़ी चुनौती है, बजट से लोग खुश नहीं हैं और 2.5 महीने का वक्त है। अभी और एक लंबा रास्ता है सामने, मगर इन 2.5 महीनों में जो तस्वीर है हमने आपको बदस्तूर सामने पेश की। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं फिर से।